और परिवार के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया गया। इसमें हमने कल की क्लास में आपको थोड़ा परिचय दिया था, विस्तार से पढ़ेंगे। तो आकृति मूलक वर्गीकरण का जो परिचय हमने दिया था, इस वर्गीकरण में पद रचना का संबंध व्याकरण या भाषा की रूप रचना से है, इसलिए संबद्ध तत्व पद रचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक वर्गीकरण होता है। अर्थात इसमें जो है भाषा की संरचना के आधार पर अध्ययन किया जाता है कि भाषा के जो शब्द हैं, जो पद हैं, वो किस प्रकार से बने हैं, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। हमने कल बताया था कि आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। इसे पारिवारिक वर्गीकरण या रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस वर्गीकरण का संबंध वाक्य से भी है, इसलिए इसे वाक्यात्मक या वाक्य मूलक वर्गीकरण भी कहते हैं। ये तो हुए आकृति मूलक वर्गीकरण का एक संक्षिप्त परिचय। अब इसमें वर्गीकरण का आधार, जैसे मैंने बताया शुरू में ही, किसका वर्गीकरण का आधार संबंध तत्व है। संबंध तत्व का क्या अर्थ है? जब वाक्य हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कई प्रकार के शब्द होते हैं और उन शब्दों का या पदों का आपस में संबंध होता है, तो उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिया है, रामः पुस्तकम पठति, यह संस्कृत का वाक्य है। अब इसमें 3 शब्द प्रयोग हुए हैं, 3 पद प्रयोग हुए हैं, संस्कृत में पद कहेंगे। तो रामः है, पुस्तकम है और पठति। इन तीनों पदों का आपस में संबंध है, कुछ न कुछ संबंध है। जैसे रामः कर्ता है, पुस्तकम कर्म है, पठति क्रिया है। कर्ता, कर्म और क्रिया का संबंध है इन शब्दों में। ऐसे ही हिंदी में अगर हम देखेंगे तो रामः, राम फल खाता है, यहाँ पर भी राम फल खाता ये शब्द प्रयोग हुए हैं और इनमें भी संबंध है एक दूसरे में। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में इन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वाक्य में जो शब्द या पद प्रयोग होते हैं, उस संबंध के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है और इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ऐसे ही एक दूसरा आधार है इस वर्गीकरण का, वह है पद रचना। पद अर्थात शब्द रचना, संस्कृत में पद कहते हैं। तो पद कैसे बनता है? धातु, उपसर्ग, प्रत्यय के योग से पद बनता है। तो इसके आधार पर भी यह वर्गीकरण किया गया है और उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में 3 पद हैं, रामः पुस्तकम पठति। तो रामः जो है, इसका रचना कैसे हुआ इस पद का? तो जब हम संस्कृत के व्याकरण में देखते हैं तो रामः एक सुबंत है, इसमें राम प्रातिपदिक में सु प्रत्यय मिला करके रामः बनता है, उसकी प्रक्रिया है। ऐसे ही पुस्तकम में पुस्तक प्रातिपदिक में अम प्रत्यय मिलाकर जोड़ करके पुस्तकम यह पद बनता है। पठति क्रिया है, यहाँ पठ धातु में तिप प्रत्यय के योग से पठति बनता है। ऐसे ही हिंदी में भी राम फल खाता है, संस्कृत से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इन शब्दों की भी। तो कैसे संरचना है शब्दों की, पदों की, इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम जब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आकृति मूलक वर्गीकरण को 2 वर्गों में रखा गया है। जो आकृति मूलक वर्गीकरण अध्ययन किया जाता है उसको 2 भागों में रखा गया है, अयोगात्मक, योगात्मक। अयोगात्मक आकृति मूलक वर्गीकरण, इसमें कुछ भाषाएं हैं अयोगात्मक भाषाएं हैं और कुछ भाषाएं योगात्मक हैं। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे भी, पहले हम अयोगात्मक को विस्तार से पढ़ेंगे कि अयोगात्मक भाषाएं कौन कौन सी हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो अयोगात्मक, यह जो शब्द है, इसको शब्द को पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। योग अर्थात होता है जोड़, अयोग मतलब जहां जोड़ न हो। जिस अयोगात्मक भाषा के शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर अन्य शब्द या वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य शब्द रूपों का निर्माण नहीं किया जाता है। जैसे हम संस्कृत या हिंदी में देखते हैं, पहले मैं संस्कृत हिंदी का उदाहरण दे रही हूँ, ये योगात्मक उदाहरण देखा। अब इसमें जो है एक और इस विशेषता है कि जो प्रत्येक शब्द है वो अलग अलग संबंध और अलग अलग अर्थ के लिए निश्चित होते हैं। कोई भी संबंध दूसरे अर्थ को बताने के लिए, चाहे वो काल के अनुसार हो
या कारक के अनुसार हो उसको बताने के लिए वो बदलेगा नहीं। जैसे हिंदी भाषा में या संस्कृत में हमारे यहाँ बदल जाते हैं, मैं से मेरे कर लेते हैं हम, मुझे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलता। इस तरह से कोई संबंध बताने के लिए कोई शब्द नहीं परिवर्तित होता है। संस्कृत में हम अहम, आवाम, वयम कर लेते हैं, रामः से रामौ कर लेते हैं, रामम कर लेते हैं। एक ही राम शब्द का रूप परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ किसी भी शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता है, चाहे संबंध को बताने के लिए या अर्थ को बताने के लिए। तो यह इस अयोगात्मक भाषा की विशेषता है। एक बार हम तुलना करके भी देखते हैं अयोगात्मक और योगात्मक भाषाओं में। अयोगात्मक भाषाओं में संबंध के बोध के लिए शब्दों में विकार नहीं होता है। जैसे हमने पहले एक उदाहरण दिया, तो उसमें विकार नहीं हुआ, लेकिन योगात्मक में यह विकार देखा जाए। विकार अर्थात परिवर्तन, यह परिवर्तन देखने को मिलता है। योगात्मक भाषा में हम अपने भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा का। तो हमारे यहाँ परिवर्तन होता है। मैंने उदाहरण दिया कि एक राम शब्द है, उसमें हम अगर राम से राम का करने के लिए, राम का अर्थ बताने के लिए हम, बोलिए प्रेम शंकर, बोलिए। आवाज सही क्लियर नहीं है वरुण, आवाज कट। एक बार फिर से देखिए, अयोगात्मक भाषा में संबंध के बोध के लिए शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। इसका उदाहरण मैंने पहले ये दिखाया कि गो त नी, मैं मारता हूं तुमको, और फिर नी तंग गो, तुम मारते हो मुझको। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं के लिए भी गो और मुझको के लिए भी गो का परिवर्तन हुआ है। बस शब्दों में स्थान परिवर्तन होने से अर्थ परिवर्तन हो गया है। कोई भी इसमें शब्द में कोई परिवर्तन, मुझको और मैं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गो का अर्थ ही मैं और मुझको है। जबकि योगात्मक भाषाओं में यह परिवर्तन होता है। संबंध को बताने के लिए शब्दों में ही परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे राम, मतलब राम है कर्ता के रूप में, और वही रामस्य हो जाता है, राम का हो जाता है, या कर्म बनता है तो रामम हो जाता है। या हिंदी में मैं है, मुझको हो जाता है, मेरा हो जाता है, मैं शब्द से ही परिवर्तित हो जाता है। और अयोगात्मक भाषा की विशेषता है, शब्दों के व्याकरणिक रूप स्पष्टतः अलग अलग नहीं होते हैं। इसमें कोई व्याकरण का वो योगदान नहीं है, अलग अलग नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग है, संस्कृत में तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक ही राम शब्द से 21 रूप बन जाते हैं व्याकरण की दृष्टि से अलग अलग प्रयोग करने के लिए कारक में। और योगात्मक में यह स्पष्ट है, यहाँ व्याकरणिक रूप होते हैं अलग अलग, क्रिया के भी कई सारे रूप होते हैं, भूतकाल के अनुसार, वर्तमान काल के अनुसार। लेकिन अयोगात्मक में यह नहीं होता है। यहाँ जब बताना होता है अर्थ, क्रिया के अनुसार मान लीजिए परिवर्तित करना है अर्थ को, तो एक अलग से शब्द ला करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसी गच्छति को अगच्छत बना देंगे या गमिष्यति बना देंगे, वहां एक अलग शब्द ला करके रख देते हैं। इसका उदाहरण मैंने ये पूर्व में बताया कि तलई, तलई है वह आता है, वर्तमान काल में था, लई मतलब आता है। अब इसको भूतकाल में बनाना था तो इसमें परिवर्तन नहीं किया हमने, बस एक अलग से भूतकाल का अलग शब्द ला के रख दिया, लियाओ, वह आया, तलई लियाओ कर दिया तो वह आया। तो यहाँ काल के अनुसार भी नहीं बदला, मतलब कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि हमारे यहाँ योगात्मक भाषाओं में परिवर्तन देखा जाता है। अब अयोगात्मक भाषाओं में शब्द क्रम के साथ स्वर तान का भी महत्व होता है। अर्थात जब इन भाषाओं को उच्चारण किया जाता है तो किस तरह से, किस शब्द पर हमने कितना जोर दिया है, इसका भी इसमें महत्व होता है अर्थ को बताने में। तो चीनी, इसकी जो भाषा की जो कौन कौन सी भाषाएं योगात्मक है, चीनी और अफ्रीका की सूडानी भाषा, एशिया की मलय भाषा, अनामी, बर्मी, श्यामी एवं तिब्बती भाषा। तो इन भाषाओं में ऐसा नहीं है कि बस शब्द बोल देने से ही अर्थ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे शब्द प्रयोग करने के साथ साथ उसमें किस तरह से स्वर का उच्चारण किया गया है, कितना जोर दिया गया है उसको बोलने में, उसका भी महत्व है, उससे भी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो इस तरह से ये अयोगात्मक भाषा हुई। आप लोगों को कुछ इसके अभ्यास भी करने होंगे जो अभी मैंने पढ़ाया है, उसमें अयोगात्मक भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। जो मैंने अभी आप लोग को विषय वस्तु बताई, उसके आधार पर आपको ये प्रश्न का उत्तर देना होगा कि अयोगात्मक भाषा की विशेषताएं क्या हैं। यह परीक्षा में भी आ सकता है। और संसार की मुख्य अयोगात्मक भाषाओं के नाम अभी मैंने बताया, ये आपको